नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सीएम के रूप में शपथ ले ली है और वो दूसरी बार उत्तराखंड राज्य के सीएम बने हैं। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए थे, बावजूद इसके सीएम पद के लिए उनका नाम चुन लिया गया। लेकिन उनके सीएम बनने के बाद उत्तर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है कि क्या यहां भी हारे हुए मंत्रियों को पद का तोहफा मिलेगा। इसी पर आज हम बात करेंगे, हार पर जीत का तोहफा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद अब उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ कई विधायक भी शपथ लेंगे। अब सवाल इस बात का है कि जो कद्दावर मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं उनका क्या होगा। और हम किसी एक या दो मंत्रियों की बात नहीं कर रहे हैं। इस बार भले ही बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की हो, लेकिन बीजेपी के 11 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं और जिनमें सबसे बड़ा नाम केशव प्रसाद मौर्य का है, जो पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे। इसके अलावा भी कई और बड़े नाम हैं कि अब उनको नई सरकार में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं आज पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। भले ही पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम बने हों, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने बाकियों के लिए उम्मीदें जगा दी हैं। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भानुवीर उपाध्याय सहित अन्य दिग्गज भी चुनाव हारे हैं। प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई भी चुनाव हारे हैं। पार्टी का मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबले या जाति समीकरण में ये प्रमुख चेहरे भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन उनका अपने समाज और क्षेत्र में प्रभुत्व है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र की सत्ता में आई है, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करती दिखाई दी है, जिसमें कुछ एक को छोड़ दें तो वे ज्यादातर सफल ही साबित हुए हैं। और इसी क्रम में अपनी सीट हारे हुए नेता को मुख्यमंत्री बना देना भी शामिल हो गया है। और बीजेपी के इस फैसले ने यूपी के हारे हुए दिग्गजों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब देखना ये होगा कि जब 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेते हैं तो उनके साथ वो कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे जो अपना चुनाव खुद नहीं बचा पाए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हालांकि सवाल काफी पहले से चल रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या बाकी जो दिग्गज है जो अपना चुनाव हार गए, सीट हार गए हैं, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। भले ही वो चुनाव हार गए हो, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, कई जातिगत कारण हो सकते हैं, लेकिन उनका उनके क्षेत्र में एक बड़ा प्रभुत्व है और लोग उनको पसंद भी करते हैं। हालांकि चुनाव हारने को बीजेपी बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रही है, लेकिन अब ये बात जरूर सामने आ रही कि तमाम बड़े जो दिग्गज हैं उनको कुछ जिम्मेदारी दे सकती, ताकि जो उनका हौसला है वो कम ना हो। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। शशि प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा से। शशि जी स्वागत है आपका। कंचन द्विवेदी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई, प्रवक्ता हैं। कंचन जी आपका भी स्वागत है। आरिफ महमूद प्रवक्ता आरएलडी के हैं। आरिफ भाई आपका भी स्वागत है। और प्रमोद गोस्वामी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों का आपको अनुभव है सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। और शुरुआत शशि प्रताप सिंह के पास हम आएंगे, उससे पहले कंचन द्विवेदी के पास आएंगे, बीजेपी प्रवक्ता है। कंचन जी, आज जो पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, अब ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि हूबहू जो कैबिनेट की शपथ यहां पे होगी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, उनकी कैबिनेट में भी ऐसे कई चेहरे शामिल होंगे जो चुनाव तो अपना हार गए, लेकिन जिम्मेदारी उनको दी जाएगी।
जी चौहान साहब, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। बाकी देखिए, बात ये होती है ना चौहान साहब कि आप चुनाव जीत गए हैं या अपना पर्सनल चुनाव हार गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बहुत प्रमुखता के साथ में लेती है कि जो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, उसने अगर जनता के प्रति, उसने अगर पार्टी के प्रति अपना हित ना देखते हुए भी समर्पण किया है, हितों की वजह से, पार्टी के हित की वजह से, जनता की हित की वजह से, तो फिर बेशक बात है कि पार्टी का भी एक फर्ज होता है, जो एक विशेष लगाव होना चाहिए कार्यकर्ता के प्रति, वो भी दिखना चाहिए। और ऐसे कार्यों से भारतीय जनता पार्टी भी अपना एक पक्ष रखती है और अपने पक्ष में ये बताती है कि अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता अगर पार्टी का हित देख रहा है, अपना हित नहीं देख रहा है, तो ये पार्टी का कर्तव्य है कि वो जो हमारा कार्यकर्ता है उसके पर्सनल हित के बारे में सोचे। और यही भारतीय जनता पार्टी आज ये नए रुख की तरफ और नए पथ की तरफ चल रही है, और ये नया इतिहास भी हमारे यहाँ लिखा जाएगा कि ऐसा भी हो रहा है। बाकी ऐसा कोई कयास भी नहीं लगा सकता है चौहान साहब कि ऐसा भी कोई पार्टी कर सकती है जो कि हमारी पार्टी कर रही है, क्योंकि आपने हमारे साथ में देखा, जब भी हमारी पार्टी के कोई भी प्रकार से जो आए और गए वाले लोग थे, वो यहाँ से वहां जा रहे थे, हमारी पार्टी की स्थितियां खराब हो रही थी, तब भी बहुत सारे लोग पार्टी के साथ में खड़े रहे, डटकर के साथ देने वाले हैं। तो फिर उन लोगों का पार्टी साथ क्यों नहीं देगी? पार्टी के भी अपने फर्ज हैं, इसलिए वो पार्टी, जब कार्यकर्ता ने अपना फर्ज निभाया, मैं कार्यकर्ता बिल्कुल, पार्टी इसको कोई भी सदस्य कार्यकर्ता है, चाहे मैं फिर आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में बात करूं या फिर किसी भी कार्यकर्ता के बारे में बात करूं, अगर वो पार्टी के साथ अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा है तो पार्टी उनका जरूर ध्यान देगी, और वही हमारी पार्टी कर रही है। ठीक है, तो आप उपलब्धि बता रही हैं, ये जो फैसला है बीजेपी का पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाना, उस पर रिएक्शन लेंगे हम। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, वीरेंद्र भट्ट साहब। कई वर्षों का आपको अनुभव है और देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर काफी बारीकी नजर रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में आपका। तो वीरेंद्र जी के पास हम आएंगे, उससे पहले शशि प्रताप जी से रिएक्शन ले लेते हैं। शशि प्रताप जी, जैसा कि कंचन जी ने कहा कि बीजेपी इसे एक उपलब्धि के तौर पर देख रही है, इस दिशा में जो कदम उठाया है कि हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाना, अब ये आगे भी देखने को मिलेगा और भी कई राज्यों में। जी देखिए, कुछ मजबूरियां होती है पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी है। भले धामी जी जो वहां चुनाव हार गए थे, लेकिन उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उनके नाम पर जनता का जनादेश मिला था। अगर ये धामी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो शायद वहां भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ में हो जाती। और वही स्थिति यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी है। केशव प्रसाद मौर्य जी 2017 में उनका चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ा गया और प्रचंड बहुमत मिला। बाद में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये 5 साल तक मुख्यमंत्री जी और केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच में जो अनबन चलती रही है, जग जाहिर था। और इस समय अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले खबर आई थी कि जो विधायक हारे हुए हैं उनको शायद भाजपा इस बार कोई मंत्री नहीं बनाएगी, उनको संगठन में भेजेगी। लेकिन भाजपा की मजबूरी है, भय है, डर है। और केशव प्रसाद मौर्य जी पीछे समाज के बड़े नेता हैं और जिनके नाम पर 2017 में लड़ा गया था, तो भाजपा की मजबूरी है उनको बनाना। या कोई इसमें वाहवाही लूटने वाली बात नहीं है कि हारे हुए को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हारे हुए को हम मंत्री बना रहे हैं। ये कोई वाहवाही भाजपा वाले लूट रहे हो तो ये मुझे तो नहीं लगता है कि ये वाहवाही लूटने वाली कोई बात है। और ये कहीं ना कहीं मजबूरी के तहत इनको बनाया जा रहा है। और इस बात का भय है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य जी को नहीं बनाएगा तो हमारा ओबीसी समाज, मौर्य समाज नाराज होगा, वोट बैंक घसक जाएगा। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान हो जाएगा। तो कंचन जी जो कह रही हैं भाई पार्टी का पक्ष है, तो पार्टी का पक्ष अपने तरीके से ले रही है, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत यही है जैसा आप बता रहे हैं कि हार है, डर है। आरिफ महमूद जी हैं हमारे साथ आरएलडी से, आपका रिएक्शन ले लेंगे। जैसा कि शशि प्रताप जी ने कहा कि एक डर है, भय है, और उधर कंचन जी कह रहे हैं एक उपलब्धि के तौर पर इसे देख रही हैं कि हारे वो को भी मौका देना और ऐसा वैसा मौका नहीं देना, सीधे मुख्यमंत्री बना देना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
अपने हिसाब से 2024 की रणनीति को तय करके वो किसे उप मुख्यमंत्री बनाना है, किसे नहीं बनाना है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। अब रहा सवाल हमारे गठबंधन का, हम लोग गठबंधन 2024 में इतनी मजबूती से हम लोग तैयारी से जमीन पर उतरेंगे और सभी कार्यकर्ता और नेताओं की भारतीय जनता पार्टी की एक एक कमियों पर हमारी नजर होगी कि 2024 में देखिए 2022 के पहले के जो मुद्दे थे वो एक भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुद्दा इनका अभी इनसे हटा नहीं है, इन्होंने पूरा नहीं किया है। वो मुद्दे सारे मुद्दे बने हुए हैं और जैसे ही सरकार बदली वैसे ही इन्होंने डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए। तो ये इनकी बढ़ोतरी होती चली जा रही है, मुद्दा और बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई और चरम सीमा पर चली आ रही है। अब ये मौर्य जी को बनाते हैं नहीं बनाते, ये अपना अंदर का मामला है, मगर इन लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौर्य जी को लेकर के बड़ी खींचतान है। मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर कि कुछ विधायकों को लेकर के अलग हो रहे हैं, कहीं गठबंधन से संपर्क में जा रहे हैं, क्या है। बहरहाल ये कि सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें सही नहीं होती हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में 10 तारीख के बाद से 15 दिन अगर शपथ ग्रहण समारोह का दिन आ जाए, वक्त लग जाए, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक दूसरे को लेकर के खींचातानी बरकरार है। अच्छा आरिफ, आपको लगता है आरिफ महमूद जी की खींचातानी चल रही, संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा आपका कहना है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो एकदम ठीक नहीं चल रहा है। देखिए ये चाहे जितनी चीजें छुपा लें मगर कुछ ना कुछ निकल करके बाहर आ ही जाती है। कभी कभी ये होता है कि मौर्य जी को संगठन में लेंगे, कभी कहते हैं कि मौर्य जी को संगठन में नहीं लेंगे, कभी कह रहे हैं कि हम 2 लोगों को हटाएंगे। अभी ये सब पर्दे के पीछे है आरिफ महमूद जी। ये अभी खुलकर कोई सामने कुछ नहीं कह रहा है कि हम किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं से निकल करके बातें सामने आ जाती हैं। आज सोशल मीडिया पे इतनी बातें सब तैर रही हैं, सारी चीजें झूठ थोड़ी हैं, कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है, कहीं ना कोई धुआं उठ रहा है, तभी इस तरह की बातें आ रही हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास, कंचन जी से जवाब भी लेंगे, सीधे प्रमोद जी के पास आएंगे। प्रमोद जी, जैसा कि आपने सुना सबको और जैसा कि कहा कि 15 दिन का वक्त लग गया, क्या 15 दिन का वक्त इसलिए लग गया कि सबको सेट करना है, किसको सेट करना है, या फिर 15 दिन का वक्त इसलिए लग गया कि जो कैबिनेट का स्वरूप है ये 2024 के जो चुनाव हैं लोकसभा के, उसको देखते हुए बनाया जाएगा? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि सभी जगह मुख्यमंत्री ने वहाँ शपथ भी हो गई, सारी चीजें हो गई। यहाँ कुछ विलंब होने का एक कारण ये तो है कि कहीं ना कहीं मंत्रियों को लेने को लेकर पार्टी हाईकमान और योगी जी के बीच में कहीं थोड़ा बहुत वैचारिक सामंजस्य नहीं बन पाया, इसलिए ये डिले हुआ। ऐसा एक परसेप्शन भी है और लगता भी है कि और ये तो लग रहा था कि 18 के बाद होगा। होलकास्टक है, होलकास्टक में योगी जी एक मठ से जुड़े हुए हैं और वो धार्मिक मान्यताओं वाले व्यक्ति हैं, तो होलकास्टक में अच्छे काम नहीं होते हैं, तो ये तो समझा जा रहा था कि 18 के बाद 19 को हो जाएगा, 20 को हो जाएगा। लेकिन ये जो 25 तारीख तक बढ़ा दिया गया, तो निश्चित रूप से कुछ नामों को लेके ऐसी चर्चा भी है, कितना सच है ये तो पार्टी के अंदर ही, लेकिन बाहर जो जिस ढंग से एक निकल के चीजें आई हैं उससे ये बात तो लगती भी है कि इतने दिन डिले करने का मतलब ही ये है कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेके कहीं ना कहीं कुछ गतिरोध है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हारे हुए लोगों को लेने की बात और न लेने की बात, ये बात सही है, ये पार्टी का अपना प्रोवेगेटिव है, अधिकार है उसका कि वो किसको ले किसको नहीं ले। बहुत से जीते हैं उनको नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो समझते हैं कि ये हमारी पार्टी के लिए या चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी निष्ठा की दृष्टि से, उसके कार्यशैली की दृष्टि से, उसके अपने जातीय समीकरणों की दृष्टि से, उसकी पकड़ कितने समाज पे है, उन सारी चीजों को फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जहां तक उत्तराखंड की बात है, धामी जी को लेने का धामी जी के नाम पर लगा गया और भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट कर चुकी है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और ये उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी आपको देखने को मिलेगा कि युवा चेहरे के आगे लाया जाए। प्रधानमंत्री ने ये संकेत भी दिया है कि हम युवाओं को आगे लाके जो आगे आने वाले 20 वर्षों तक सक्रिय राजनीति में सक्रियता से बने रहे, उन लोगों को प्रमुखता देने की बात कही है। तो धामी जी उस कैटेगरी में आते हैं। दूसरे धामी जी के नेतृत्व में लड़ा गया और वहाँ बड़ी
वहाँ का एक परसेप्शन भी ये रहा है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है, तो वहाँ रिपीट हुई गवर्नमेंट। धामी जी ने उसमें मेहनत भी की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इस आधार पर धामी जी के नाम पर वहाँ एक आम सहमत बनी। दूसरे एक बात और भी है, देखिए, जो एक वैसे आलोचना करने के लिए तो कोई भी आलोचना कर दे, वो स्वतंत्र है, उसके लिए लोकतंत्र में क्या यही खूबसूरती है कि जिसकी चाहे जैसे चाहे आलोचना करे। लेकिन अगर वहाँ के विधायक भी चाहते हैं, ये हो सकता है कि उसमें से 100 में से 20 विधायक न चाहते हों, लेकिन 80 विधायक तो चाहते होंगे। तो जब वो विधायकों का भी एक मत लिया जाता है, वहां से पूछताछ होती है कि भाई इनको हम रिपीट करना चाहते हैं, इनको लेना चाहते हैं, तो उनकी स्वीकृति भी या उनकी स्वीकार्यता भी, तो वहां पर ये बात तो स्पष्ट है कि धामी जी की वहां विधायकों में स्वीकार्यता रही, तो उनकी सहमत रही, तो उनको बनाया गया। और पार्टी की नीति रीति के भी अनुरूप थे कि वो युवा भी हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। तो ये सारे प्लस पॉइंट थे। खाली ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हमारा प्रिय है और भले ही वो सक्षम नहीं है तो भी उसको हार गया तो हम बना दें, ऐसा तो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं, अच्छा, फिर भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें ये कहना कि साहब वो अगर मोदी जी के प्रिय हैं, अमित शाह जी के प्रिय हैं या योगी जी के प्रिय हैं इसलिए बना दिए जाएं, तो कैडर बेस्ड पार्टी में सामान्यता ऐसा नहीं होता है। अपवाद के रूप में कुछ भी हो सकता है, तो नहीं होता है। तो पार्टी के विधायकों की, वहां के प्रभारियों की, उनकी सारी राय के बाद, विमर्श के बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई निर्णय लिया जाता है और इसी आधार पर उनको लिया गया। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य अभी विधायक हैं, वो अपर हाउस से अभी एमएलसी हैं। चुनाव जरूर हार गए निश्चित रूप से, तो उनको ये नहीं है कि उनको अभी जैसे उत्तराखंड में उनको लेना पड़ेगा, दोबारा 6 महीने में चुनाव लड़ना पड़ेगा बाई इलेक्शन, लेकिन इनके साथ ये समस्या नहीं है। दूसरे, वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में भी है, उनके अपने समाज में उनकी जातिगत आधार पर भी उनकी अच्छी पकड़ भी है। तो ये सारी चीजें, ये फैक्टर्स हैं, इस लिहाज से उनको लिया जाएगा। बाकी और लोगों में अभी कोई चर्चा का ऐसा नाम मेरी जानकारी में तो नहीं आया है कि कोई हार गया और उसको लेने के लिए कोई चर्चा चल रही हो या उसके लिए प्रयास हो रहे हो। ये बात दीगर है कि ये कह के जो कुछ विधायक हैं जिनको जो मंत्री 11 हार गए हैं, वो ये तर्क या कुतर्क दे सकते हैं कि साहब वो मौर्य जी हार गए, उनको ले लिया तो हमको भी ले लिया जाए। ये एफर्ट्स तो हो सकते हैं, लेकिन वो कोई बहुत प्रभावी या कारगर नहीं होते हैं। तो निश्चित रूप से इन दोनों को लेना, ये पार्टी का अपना, पहली बात तो पार्टी का अपना निर्णय है। दूसरे, कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण वो व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती, सामूहिक राय से कोई चीज बनती है। तो उस लिहाज से भी धामी जी को भी और मौर्य जी को बनाया जाना लगभग निश्चित है कि मौर्य जी संभवतः उसी पद पर रहेंगे जिस पद पर वो चुनाव हारे हैं। बिल्कुल, तमाम तरह के समीकरण होते हैं और सबकी राय भी जरूरी होती है अगर इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। वीरेंद्र भट्ट जी के पास आएंगे। वीरेंद्र जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो हार गए हैं उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर मंत्री नहीं किसी को, तो किसी को राजमंत्री का दर्जा भी दे सकते हैं। तो ये माने कि जो हारे हुए नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनको हार की हताशा ना हो और वो और ऊर्जावान तरीके से संगठन के लिए काम करें, पार्टी के लिए काम करें, और 2024 भी नजदीक है, इस वजह से ये फैसला लिया जा सकता है। आप यूपी के एमएलए की बात कर रहे हैं। अभी 1 साल पहले वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गई और उनकी पार्टी को 2/3 बहुमत मिल गया, लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री बनी कि ना वो। तो राजनीति में ऐसी जो है विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। 1974 में यूपी के मुख्यमंत्री थे त्रिभुवन नारायण सिंह, वो सन 74 में मुख्यमंत्री रहते हुए वो उपचुनाव हार। तो ये कोई ऐसी बड़ी अनहोनी घटना नहीं है। और ये हर दल में होता रहता है कि हारे हुए लोगों को कुछ ऐसे होते हैं पॉलिटिकल समीकरण जिनके तहत उनको लाया जाता है। और दूसरी, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को भागने की एक पुरानी परंपरा है। केशव मौर्य को आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन केशव मौर्य को 2014 में लोकसभा का टिकट दिया गया और वो एमपी बन गए, सांसद बन गए, और अगले ही साल उनको यूपी की स्टेट प्रेसिडेंट हो गए। तो उनका प्रदेश की राजनीति में
और पिछड़े वर्ग की राजनीति में एक उनका कद बना। और वो और अगर वो यूपी में वो अगर मंत्री बने थे तो कायदे से तो उनको असेंबली का इलेक्शन लड़ना चाहिए था। लेकिन असेंबली के चुनाव के समय वो अध्यक्ष थे प्रदेश के और चुनाव के कार्य में व्यस्त थे, तो वो काउंसिल के माध्यम से मेंबर हो गए विधानमंडल के। अगर वो इस बार चुनाव हारे हैं, करीब 7,000 वोट से चुनाव हारे हैं, तो अगर वो दोबारा मंत्री बनाए जा रहे हैं तो इसमें कोई अनहोनी घटना नहीं है। और वो एमएलसी तो अभी भी हैं। अभी जो उनका कार्यकाल विधान परिषद का तो बचा ही हुआ है। जहां तक उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के बारे में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि पिछली विधानसभा में 17 से 22 के बीच में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले थे। और इस बात को लेकर के वहां जनता में नाराजगी थी कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पे भरोसा नहीं करती है तो हम इन पे भरोसा क्यों करें। और 2017 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस की हरीश रावत गवर्नमेंट को डिसमिस किया था और बाद में उसको नैनीताल हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया था, तो उसमें भी बीजेपी को बहुत ही एम्बैरेसिंग हालात फेस करने पड़े थे। तो उत्तराखंड में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए पिछले 5-6 साल में कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत फूक के कदम रख रही है। और केवल इसके ही चलते धामी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया है क्योंकि इलेक्शन उनके नेतृत्व में लड़ा गया था और पार्टी की का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार रही है। 70 में करीब 47 से 48 सीटें, तो उनका ये तो उनका आधार भी बनता है, उनका हक बनता था कि वो मुख्यमंत्री पद का दावा करें। बीजेपी अब किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता उत्तराखंड में नहीं आने देना चाहती और जो वहां पे स्थिरता चल रही है, जो वहां कॉन्टिन्यूटी चल रही है, बीजेपी केवल उसको बनाए रखने की दृष्टि से प्रताप सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और ऐसी घटनाएं प्रदेश के तमाम राज्यों में होती रही हैं। मैंने आपको बताया अभी 1 साल पुरानी घटना बंगाल की है। ममता बनर्जी को 2/3 उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला। लेकिन वीरेंद्र भट्ट जी, जो ममता बनर्जी का जो चेहरा है, जो कद है, उसकी तुलना में पुष्कर सिंह धामी का चेहरा इतना बड़ा नहीं था। उसके बाद भी जो फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं एक अलग फैसला है उससे। ममता बनर्जी की पार्टी उनकी निजी कंपनी है। प्रताप सिंह और धामी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। तो ममता बनर्जी की और धामी की कोई तुलना हो ही नहीं सकती क्योंकि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। वो उनकी निजी पार्टी है। जैसे यूपी में क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भारत में हैं वो सब नेताओं की निजी जागीर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां, ये सब जो हैं ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं और इनमें नेतृत्व सामूहिक होता है। कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता। और जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं ये सभी उन नेताओं की निजी जागीर हैं और एक परिवार की संपत्ति हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की तुलना किसी क्षेत्रीय पार्टी से नहीं की जा सकती। इसका कोई आधार ही मुझे दिखाई नहीं पड़ता। जी, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीएन द्विवेदी जी। कई वर्षों का आपको अनुभव है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको चर्चा में। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सर, जो आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले ली है पुष्कर सिंह धामी ने, अब उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, तो जो कैबिनेट का स्वरूप होगा, जैसा कहा जा रहा है कि जो रिफ्लेक्शन है उत्तराखंड का वो उत्तर प्रदेश में भी दिखने वाला है, हारे हुए लोगों को जगह दी जाएगी। कुछ हद तक सही कह रहे हैं आप शैलेश जी। देखिए, उत्तराखंड का जहां तक सवाल है वहां धामी जी चुनाव अपना स्वयं हार गए हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी को बहुत बड़ी जीत दी है और उन्होंने एक ट्रेंड बदला है। अभी तक उत्तराखंड का जो ट्रेंड था वो ये था कि आने चुनाव के बाद दूसरे पार्टी की सरकार वहां बना करती थी, लेकिन शायद यह पहली बार धामी के नेतृत्व में जो वहां चुनाव हुआ और भाजपा दोबारा फिर से पूर्ण बहुमत में आकर के सरकार बनाई, तो ऐसे में भाजपा की भी ये जिम्मेदारी थी कि जिसके नेतृत्व में भाजपा दोबारा सत्ता में लौटी है उसके सम्मान को बरकरार रखा जाए। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, यहां भी यही दिखाई दे रहा है कि जो बड़े नेता, दिग्गज नेता चुनाव हारे हैं, जैसा कि अभी भट्ट जी बता रहे थे कि केशव मौर्य जी
जो उप मुख्यमंत्री हैं रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार में और चुनाव हार गए, लेकिन केशव मौर्य का एक बहुत बड़ा रोल है भारतीय जनता पार्टी को एक विजय दिलाने में, उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा से सत्ता में आने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में यहाँ पर भी उत्तराखंड की स्थिति को दोहराया जा सकता है। बिल्कुल दोहराया जा सकता है और इसकी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कंचन जी के पास आएंगे। कंचन जी, जैसा कि कहा जा रहा है जो नेता हार गए हैं, भले ही वो मंत्रिमंडल में नजर ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन उनको और दूसरी जिम्मेदारियां दे सकता है। अभी एमएलसी का और भी चुनाव होने हैं, जो मनोनीत एमएलसी होते हैं उनके भी चुनाव भी आने वाले समय में होने, तो कहीं ना कहीं उस रास्ते से विधान परिषद के रास्ते से भेजा जा सकता है सदन में। देखिए चौहान साहब, बात ये होती है ना कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप संगठन में रह करके जनता के हित के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। अगर आप पर्सनल हित के बारे में ही सोचेंगे तो फिर आप जनता के हित के बारे में कब सोचेंगे। तो सीधे सीधे वही बात है, हमारी पार्टी में सिखाया जाता है कर्मण्ये वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। अगर आप फल की चिंता करोगे ना तो फिर आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती पार्टी, आपको पार्टी की चिंता करनी होगी। और अगर आप कर्म करेंगे तो फिर आपको उसका निश्चित फल मिलेगा। तो वही पार्टी हमारी कर रही है। तो बिल्कुल बात है, जो जिस लायक है पार्टी चाहेगी कि उनको उसी हिसाब से कार्य दिए जाए, उसी हिसाब से कार्य सौंपा जाए, जिससे कि हमारे जो और भी कार्यकर्ता है चौहान साहब, उनका भी जो उत्साह है वो बढ़ता रहे कि नहीं, हमारे यहाँ पर जो काम करेगा, हमारी पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करेगा, उसको हर तरीके से पार्टी ध्यान दे रही है, देख रही है। तो ये इन सब चीजों को भी हमें आगे बढ़ाना है और हर कार्यकर्ता को उत्साहन देना है, प्रोत्साहन देना है कि वो हर प्रकार से पार्टी के हित के बारे में, जनता के हित के बारे में सोच सके। बाकी मैं थोड़ा सा आरएलडी के प्रवक्ता को थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी, अगर आप चाहें तो। उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी पार्टी में खींचातानी चल रही है। मुझे तो कहीं नहीं दिखता कि हमारी पार्टी में किसी भी प्रकार की खींचातानी है। अरे भाई, खींचातानी किस प्रकार की होगी? अगर जो लोग हारे हैं हम उनको भी वो पद दे रहे हैं, वो चीजें दे रहे हैं जिसके वो हकदार है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि ये हमारा एहसान है उन पर, नहीं, वो उनके कार्य का फल है उनको जो उनको दिया जा रहा है। हमारे यहाँ कोई खींचातानी हो ही नहीं सकती जब ऐसा कार्य हो रहा हो। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि जिनके घरों की खिड़कियां कांच की बनी हो ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। तो मैं अगर आरएलडी की बात करूं तो अभी अभी आपके यहाँ पर अध्यक्ष जी ने गंभीरतम आरोप लगाए हैं और गंभीरतम आरोप की जगह आप रुपया लेकर के सीट बांटते हैं वगैरह वगैरह, न जाने कितने गंभीर आरोप लगा करके आपके पार्टी के अध्यक्ष। देखिए चौहान साहब, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई बहुत छोटी से छोटी बात भी नहीं है कि आप इसे यूं ही टाल जाओगे और आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टिक जाओगे और आप कुछ भी बोलोगे। भाई, थोड़ा सा अपनी कॉलर पर भी झांक लो कि आप क्या कर रहे हो और आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, आप कहाँ पर हो, उसके बाद में आप किसी और को देखें। तो मैं यही चाहूंगी कि जिनके अध्यक्ष ही पार्टी छोड़ करके चले गए हो, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जवाब दे दो। आरिफ भाई जवाब देंगे, जवाब का आपका लेंगे, रिएक्शन जरूर लेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज
के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। चूंकि वो अपनी सीट हार गए थे, उसके बावजूद उन पर भरोसा जताया गया, उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। अब उत्तर प्रदेश में भी शपथ ग्रहण समारोह होगा, योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनेंगे। अब उसका रिफ्लेक्शन क्या उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले तमाम सारी बातें कंचन जी ने कही। आरिफ महमूद जो हमारे साथ बने हुए आरएलडी प्रवक्ता हैं, वो रिएक्शन देना चाहते हैं। आरिफ भाई अपनी बात कही। देखिए, कंचन जी ने बहुत सही कहा कि जिनकी खिड़कियां में शीशे होते हैं वो दूसरों की खिड़कियों पर पत्थर नहीं उछालते। ये बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी के तो दरवाजों ही में शीशे लगे हुए हैं। अगर डॉक्टर मसूद को हमारे नेता जयंत चौधरी जी ने पहले से ही कमेटी भंग कर दिया था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और चुनाव के पहले आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों विधायक छोड़ करके न कोई इस्तीफा न कोई कुछ, इतने बड़े बड़े आरोप लगाकर। अब देखिए, मैं नहीं बोला। देखिए कंचन जी मैं बीच में नहीं बोला। कंचन जी सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, आप भी सुन लीजिए। आपको नहीं बोलने दूंगा, ठीक है। आरिफ भाई कंटिन्यू करिए, बात पूरी होने दीजिए। दर्जनों विधायक निकल करके न जाने कितने बड़े बड़े आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी से चले आए। तो इनको अपने जो विधायक निकल करके गए हैं, वो आरोप जो उन्होंने लगाए हैं, क्या उसको भी सच मानेंगी? अगर हम चलिए मसूद साहब की बात, ये सच कह रही है, चले गए अपनी पार्टी में, इनको देखना चाहिए। तो इनको तो अपनी पार्टी में रात दिन देखना चाहिए, सुबह शाम देखना चाहिए, और टीवियों पर बैठ करके उसी पर डिबेट पे भी इनको कहना चाहिए क्या हमारे विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे, इन्होंने जो आरोप लगाया वो सही लगाया। हमारी पार्टी में ये कमी थी, वो घुटन महसूस कर रहे थे। ये तो कंचन जी की बात हो गई। अब रहा सवाल, देखिए मेरा कहना ये है कि धामी सिंह को इन्होंने बनाया, किसको बनाया, ये अपना इनका आउटलुक है। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है, भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही है। अब रहा सवाल, जो भट्ट जी हमारे पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं, भट्ट जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी राष्ट्रीय नहीं है। अरे ममता बनर्जी को भी तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, वो भी तो एक बड़ी नेता है देश की। अरे उन्होंने तुलना, अरे आरिफ भाई उन्होंने तुलना की है, उन्होंने तुलना की। भारतीय जनता पार्टी का कद और टीएमसी कद बहुत फर्क है। जो सच है उसको स्वीकार ही है, नेशनल पार्टी है। बनर्जी के बारे में इन्होंने कहा है, वही तो मुझे एक भट्ट जी इतने बड़े पत्रकार हैं, उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन। अरे साहब, आप ये बताइए, ममता बनर्जी बड़ी नेता है या नहीं है? बड़ी नेता की बात आरिफ भाई, बड़ी नेता की बात नहीं हो रही। अगर आप कुछ सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ जाते हैं, कुछ सीटों में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ जाते हैं या उत्तराखंड में चुनाव लड़ जाते हैं, तो आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं हो जाते। उसका एक पैमाना होता है, उसको समझिए, उसके बाद ही बात कहिए। क्षेत्रीय पार्टी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी को आप कह रहे राष्ट्रीय पार्टी और निजी कंपनी और निजी जागीर कह रहे हैं छोट क्षेत्रीय पार्टी को, यह गलत है। देखिए, भट्ट जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। भट्ट जी तो इसी तरह की आलोचना करते रहते हैं। ये एक पारदर्शिता वाली आलोचना इनकी होनी चाहिए। सब ये पत्रकार हैं, सब दलों के बारे में इन्हें एक पैरेलल होकर के बात करना चाहिए। मगर ठीक है, अब वो बिल्कुल बाइस्ड होकर के भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रवक्ता होकर के बात ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो किसी पार्टी के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, फिर आप उनको बेहतर तरीके से नहीं जानते। आरिफ भाई ऐसा मत बोलिए, किसी राजनीतिक विश्लेषक को आप किसी प्रवक्ता पर उंगली उठा सकते हैं। देखिए भाई साहब, आप किसी प्रवक्ता पर उंगली उठा सकते हैं, आप कंचन जी को कुछ कह सकते हैं कि वो अगर कुछ कह रही पार्टी के हित में आपकी पार्टी के खिलाफ को भी कह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहता, वो जो कह दे वो सही है। उन्होंने आरएलडी को लेकर कुछ नहीं कहा है, उन्होंने समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कहा है, उन्होंने कहा टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो उसको स्वीकार, ये टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। होती है, सारी पार्टियां होती हैं। आज इतने राष्ट्रीय लोक दल के भी इतने सदस्य बने हुए हैं, ये क्या भाई उनका नेता नहीं है?
ये उनकी सब निजी पार्टियां हो गई। इस तरह के आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। आप ये कह दीजिए कि हाँ भाई वो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका भी अपना एक महत्व है, इस तरह की बातें कहनी चाहिए। आप उनकी आलोचना कर रहे हैं एक पार्टी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को आप पूरे देश की सबसे बड़ी आप अंतर्राष्ट्रीय पार्टी आप बता दीजिए। आप क्यों, जब उनकी आपको उनकी तारीफें करनी है तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बता दीजिए, हम मान लेंगे। ठीक है, तारीफ नहीं की है, किसी की आलोचना नहीं की, केवल मैंने तथ्य सामने रखा है बस। ये तथ्य नहीं है, ये तथ्य आपके गलत शब्द हैं। आप शब्दों का चयन अच्छी तरीके से। ठीक है आरिफ महमूद जी, आपकी समझ है, आपकी सोच अगर आपको गलत लग रहा है। शशि प्रताप जी कुछ कहना चाहते हैं, आएंगे कंचन जी। शशि प्रताप जी अपना रिएक्शन दीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि भट्ट साहब ने जो भी बात कही, जिस भाव से भी कही, वो उनकी भाव थी, लेकिन मैं भट्ट साहब से जरूर कहना चाहता हूँ कि आपने राष्ट्रीय पार्टी कहा और क्षेत्रीय पार्टी की जगह आपने कहा निजी कंपनी और निजी जागीर की पार्टी आपने कहा है। इस बात से मुझे खेद है, बाकी मुझे और कोई बात नहीं है। और मैं बहन कंचन जी का मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप मुझे एक क्षेत्रीय पार्टी का नाम बताइए जिस पर एक परिवार का नियंत्रण ना हो पिछले 50 साल से, 30 साल से, 40 साल से। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नाम मैं बता रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे एक परिवार का नियंत्रण नहीं है। जनता पार्टी में मोदी और अमित शाह के अलावा किसी की नहीं चलती है। अरे आप मैं कर सकता हूँ। आप विषय से अलग जा रहे हैं। नहीं, आप जब ने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी रह क्या गई है, मोदी की पार्टी हो गई है। जब जिस दिन मोदी जी आए और मोदी होने लगा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी खत्म। भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह ने चलाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके मोदी की पार्टी बनाने वाले अमित शाह और प्रधानमंत्री जी हैं। इस बात को मत भूलिए आप। ठीक है, कंचन जी जवाब दीजिए। मेरी पहले बात सुन लीजिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, रुकिए अभी जी। भारती जी को जवाब देना चाहिए। मैं कंचन जी की बात को ध्यान से सुना। कंचन जी ने कहा कि हमारी पार्टी सभी को सम्मान देती है और आए हुए को भी उपहार देती है, और जो पार्टी में काम मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला सर, मेरा ऐसा कोई बयान नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। कोई डिबेट देखी जाएगी तो भी आप कहेंगे कि वो तो कह रही है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आप पूरी डिबेट देख लीजिएगा, डिबेट होने के बाद मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। चुनाव चल रहा है और विपक्ष में जो लोग खड़ा हो रहा, समाजवादी पार्टी का या राष्ट्रीय लोकदल का, सब बुलडोजर का भय दिखाकर और गाड़ी पलटवा देने का भय दिखाकर, मुकदमा ला देने का भय दिखाकर निर्विरोध एमएलसी का चुनाव लगातार लोग जीतते जा रहे हैं। अभी चुनाव में देरी है। आज ही मिर्जापुर से एमएलसी हो गए, गाजीपुर से एमएलसी हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी का ये पुरानी आदत है। अभी जिला पंचायत चुनाव में यही हुआ। ठीक है शशि प्रताप जी, शशि प्रताप जी, अगर ओम प्रकाश राजभर अगर बीजेपी में अलायंस में होते तो आज वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की कतार में होते। ये बात अभी आप भी अच्छे से समझते हैं कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो होगा, भले सीटें बढ़ गई हैं लेकिन जो कद बीजेपी में मिलता वो अब नहीं मिल रहा है। इस बात की टीस तो उनके मन में होगी, दिल में होगी। कंचन जी जवाब दीजिए। जवाब दे दो चौहान साहब जी। कंचन जी देखिए, हमें लगता है कि हमारे जो प्रताप जी है ना, इनको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, इनके लिए बड़ा तकलीफ है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए मैं पत्रकारों का बड़ा सम्मान करती हूँ, इसलिए मैं बहुत सम्मान के तहत आपसे बात करना चाहती हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है, आप मुझे सुने, 2 मिनट सुन लीजिए, बाकी फिर आपकी जैसी मर्जी वो करिएगा। बाकी हाँ, बुलडोजर चलाना अगर अत्याचारियों पर गलत है तो फिर मुझे लगता है कि फिर तो सारे लोग, इतिहास ही गलत हो जाएगा। जिन लोगों ने अच्छाई की जीत बुराई के प्रति की है, तो मुझे लगता है सब गलत हो जाएंगे। अगर आप ऐसे योगी जी को गलत ठहरा रहे हैं तो हमारी पार्टी में तो ये है कि सब नर करें परस्पर प्रीति, अपने हिसाब से सभी लोग चले और सब एक दूसरे के प्रति प्रीति रखें। और हाँ, मैं चाहूंगी, मैं ये खुले शब्दों में बोलूंगी कि अगर कोई अत्याचारी है, उसके ऊपर जो भी उसके लिए कार्य करना चाहिए, उसको सुधारने के लिए या जनता को
उसके अत्याचार से बचाने के लिए मैं उसका समर्थन करता हूँ। जो हमारी सरकार करती है वो बहुत अच्छा करती है, लेकिन शायद आप इसका समर्थन नहीं करते। ये आपके वक्त है, ये आपके वक्त हो सकते हैं, लेकिन हृदय की भावना नहीं है। नहीं तो आपको ये बात आदरणीय योगी जी की बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती। बाकी मैं एक बात आपको बता दूं, आपको लग रहा है कि कोई भी पार्टी किसी के भी चेहरे के बिना लड़ी जा सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी पार्टी में जब भी कोई भी बड़ा नेता हुआ या फिर कोई भी प्रधानमंत्री पद पर आया या फिर मैं किसी भी बड़े नेता की बात कर लूं, कोई ना कोई एक प्रमुख नेता रहता ही है। अटल जी हुए या फिर मैं मोदी जी की, आपको मोदी जी से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मुझे तो लग रहा है आपको मोदी जी प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो नहीं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आप फिर उनके चुनाव चल रहा है और जो विपक्ष में नामांकन किया उसका पेपर छीन लिया जा रहा है, और जिला पंचायत के चुनाव में चीरहरण करवाया गया था, आप ही की सरकार थी ना। चीरहरण की बात करें सर, तो चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव की मैं आपको एक बात बता दूं, आपको क्या सपा नहीं दिखती क्या? आपको कोई पार्टियां नहीं दिखती क्या? हमें तो लग रहा है कि आपको केवल बीजेपी दिख रही है। आप जाइए जिला पंचायत चुनाव में चले जाइए। मैं थोड़ा सा बैक चली जाऊँ, मैं थोड़ा सा बैक। हाँ, तो वहां पर जब एक स्त्री की इज्जत लुट रही होती है, जब वहां पर किसी स्त्री को धमका करके उसे मार करके लिया जाता है, तो वो चीजें आपको समझ नहीं आई। जिला पंचायत चुनाव में ऐसा हुआ, एक जगह ऐसी घटना हुई, तो ये सब आपको पता नहीं चलेगा। वहां पर लोगों को धमका करके जैसे ही सदस्य बनते उनको गाड़ियों में उठा करके प्रशासन के द्वारा ले जाया जाता था। ये तानाशाही मुझे लगता है आपको ज्यादा अच्छी लगती थी। अब कानून का राज चल रहा है तो आपको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है। कानून के द्वारा जनता का हित हो रहा है, तो मुझे लग रहा है पत्रकार साहब आपको ये थोड़ा बहुत। अरे कंचन जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा एक सवाल आपसे है। देखिए, मैं आपसे अभी बात नहीं कर रही हूँ, आप तो एक पार्टी के प्रवक्ता है, जाने दीजिए। मैं थोड़ा पत्रकार साहब से बात कर रही हूँ। बाकी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ये साक्षात देख रहे होंगे कि हमारी पार्टी में भारतीय जनता, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं वो, कि आप मुझे एक भी ऐसा कोई बात बता दीजिए जो एक कांग्रेस पार्टी है वो एक गांधी परिवार के पास चली जाती है। अगर मैं लोकल पार्टी की बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो सही बात है मुलायम सिंह के परिवार में चली जाती है। अगर मैं और जा करके देखूं तो वहां पर आप ममता जी की पार्टी, ठीक तो कह रहे हैं, वो ममता जी की पार्टी पर्सनल हो जाती। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसे माहौल और ठप्पा नहीं लगा है कि ये इनके बाद यही प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके बेटे बनेंगे, उनके नाती बनेंगे, उनके बहन बनेंगे, उनके पोते। नहीं है ऐसा भारतीय जनता पार्टी में, ये कोई नहीं बता। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, सुन लीजिए मुझे थोड़ा सा, आप समझता होंगे, मैं सम्मान करती हूँ आपका, लेकिन दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा या फिर योगी जी के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ पर कोई दावेदार नहीं होता, यहाँ पर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। जो योग्यता के तहत है वही आएगा। कंचन जी, योग्यता की, मेरा एक सवाल कंचन जी से है। कंचन जी, आप कह रही हैं, आप कह रही भाजपा में उनके कोई बेटे पर ना प्रधानमंत्री बने ना अध्यक्ष बने, तो आप ये बताइए अटल जी के पास, अटल जी के भी कोई बच्चे नहीं थे, वो क्या बनते? योगी जी के पास भी नहीं है, वो भी नहीं बन पाएंगे। मोदी जी के पास भी नहीं है, वो भी नहीं बन पाएंगे उनके बच्चे। तो आप लोग तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसी ढूंढ कर दिला रहे हैं। अरे तो आरिफ भाई, आपकी पार्टी में तो आरएलडी, तो आरएलडी भी ऐसा काम करे तो जयंत चौधरी जो है अध्यक्ष बन गए हैं। अरे तो इसमें नुकसान क्या है जो अध्यक्ष बन गए? नहीं, जैसा अगर दूसरों के लिए आप कह रहे हैं कि वो ऐसे लोग हैं, उनके कोई बेटे नहीं, तो ऐसा चेहरा आप भी ले आइए, जनता खुश हो जाएगी। इन चेहरों को फायदा तो मिल रहा है ना। अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे के फायदा मिला, नरेंद्र मोदी के चेहरे के फायदा मिला, योगी आदित्यनाथ के चेहरे के फायदा मिला, तो आप भी ऐसा कोई चेहरा लेकर आइए जिनका परिवार ना हो। अरे आप ऐसा सुनिए, परिवार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपने जो सवाल किया है उसी सवाल का जवाब है। नहीं, मैं तो परिवारवाद पर बहस करना चाहता हूँ। अगर आप ईमानदारी, तो भारतीय जनता पार्टी में ये होगी कि राजनाथ सिंह जी के बेटे को भी कुछ नहीं बनाना चाहिए, अमित शाह जी के बेटे को भी कुछ नहीं बनाना चाहिए। ये परिवारवाद नहीं है। कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो, अरे तो समाजवादी पार्टी में तो एक परिवार में इतने सारे सांसद विधायक हैं, समाजवादी पार्टी में ही इतने सारे सांसद विधायक हैं। इस बार अखिलेश यादव ने परिवार से हट के सोचा, उनको लगा भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चल रही है उस तरह से में चुनाव लड़ना है, तो सीटें बढ़ भी गई हैं। उनको लगा कि एक ही चेहरा रखना है। अखिलेश ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा इस बार, बाकी चेहरों पर नहीं लड़ा जो पिछले चुनाव नजर आते थे। इसका फायदा अखिलेश यादव को मिला है, ग्राफ बढ़ा है। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, हम चर्चा कर रहे हैं जो हारे हुए मंत्री हैं उनको कहां सेट करेगी भारतीय जनता पार्टी, उसी पर आते हैं। प्रमोद जी के पास आएंगे। ठीक है, आरिफ भाई
कम शब्दों में अपनी बात कहिए, कम शब्दों में अपनी बात कहिए। आरिफ भाई का सवाल सुन लीजिए, कंचन जी को सवाल करना चाहते हैं। आरिफ भाई सवाल कीजिए। भाई कम शब्दों में हमसे आप लेंगे, हमारा सारा समय तो आप बोल गए, तो मैं क्या बोलूं? आपका सवाल, आपका कहना ही अलग, आपका जो सवाल था अलग दिशा में जा रहा था। जो सवाल है इस मुद्दे से जुड़ा हुआ वो सवाल कीजिए। नहीं बताइए कि मोदी जी के परिवार का कौन है? जब उनका कोई परिवार ही नहीं तो क्या बनेगा उनके बाद? कौन लेगा भारतीय जनता पार्टी की गद्दी? मेरा ये कहना है कि परिवारवाद कोई गलत नहीं है, नेता का लड़का नेता भी बन सकता है। क्या अगर उनका किसी भी बच्चे का बाप पढ़ा लिखा है तो क्या उसका बेटा न पढ़ा लिखे? अब ये कहते हैं कि बाप भी पढ़ा लिखा था तो आप भी पढ़े लिखे बन गए, ये कोई नहीं होना चाहिए। अब सुन लीजिए आरिफ भाई, सुन लीजिए आरिफ भाई, सुन लीजिए। कंचन जी जवाब दीजिए। अब जाकर के वो आ रहे हैं विधानसभा में, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें राजनीति की कोई समझ नहीं थी और उनकी हार के जो ठप्पे उनके ऊपर बार बार लगे हैं ना, ये उनको सबक सिखाने के लिए लगे हुए हैं। और वो जाकर अरे अपने जीत पर इतना घमंड आप मत करिए। आप पंजाब भी देख लीजिए, पंजाब में आपने इतना कुचक रखा, पंजाब के अंदर वहाँ पर आप सिर्फ 2 सीट जीत करके आई हैं। आप पंजाब भी देखिए, आप अपनी जीत पर घमंड मत करिए। उधरवा रहे हैं मुझसे, ऐसा मत करिए। सत्य है, आप भी से सड़क पर आना पड़ा, ये छोटी बात नहीं है। वो अब लोकसभा छोड़ करके विधानसभा में आ रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। अगर वो एक से सीढ़ी चढ़ते ना तो आज ऐसा नहीं हो रहा होता जो अब उनको करना पड़ा। ये उनकी शिक्षा की कमी थी, राजनीतिक शिक्षा की कमी। अगर आप शिक्षा इसको कहते हैं तो ये बिल्कुल नहीं है जो आप डिग्रियों को शिक्षा कह रहे होंगे। राजनीति में डिग्री की राजनीतिक शिक्षा मत समझाइए। सुनिए, आजादी के बाद से आपकी सरकार बहुत कम समय में रही है। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल राजनीति के बारे में अशिक्षित थी। अरे अब आप सुन रही है, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं अब जवाब ले लीजिए, अब आप मुझसे जवाब ले लीजिए। अरे जवाब कंचन जी थोड़ा सा कम बोलिए, जवाब भी सुनिए ना। जवाब सुनने की आदत डालेंगे कि नहीं डालेंगे? पत्रकार से ठीक है, आप लोगों से शिक्षा लेते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी आप लोगों से सुनते सुनते इतना ज्ञान हो गया है कि मैं थोड़ा अच्छा जरा सा अपने सवाल का जवाब भी तो ले लीजिए। अगर पूछा है तो क्यों भेज रही है? आपके अंदर शिक्षा की कमी है, आप अशिक्षित है जो किसी की सुनने की नहीं तैयार हो रही है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी पेशेंस हो तो मुझे एक सवाल का, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रही हूँ। आप अपना पेशेंस रखिए, पहले आप मेरा सवाल आप जवाब दीजिए कि अखिलेश जी को लोकसभा छोड़कर विधानसभा क्यों आना पड़ा? लोग नीचे से ऊपर की तरफ। अच्छा तो फिर चुप रहिए, चुप रहेंगे, सवाल का जवाब सुनेंगे कि नहीं? अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको राजनीतिक शिक्षा हो जाए। खैरिए, अब आप जवाब लीजिए ना, बीच में मत बोला करिए। आप नहीं, बात सुनिए मेरी बात को। आप 50 साल से अब आप चुप रहेंगी, आप सुनेंगी। कोई जवाब नहीं है, सुनने के लिए सब तैयार हो रही है। क्यों वो लोकसभा आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप सुनना नहीं चाह रही है। आप 50 साल अशिक्षित थी, अब आप कहाँ हैं? आप बताइए, कहाँ जाना चाहते हैं आप? आरएलडी पर जाना चाहते हैं या फिर सभा में जाना चाहते हैं? देखिए, मैं जो उत्तर दीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा भी पेशेंस हो सुनने का और थोड़ी सी भी हिम्मत हो इस बात का जवाब देने का, तो दीजिए। आपने सवाल पूछा, जवाब नहीं ले पा रही आप उसके, बोलिए ना, आप चुप तो रहिए। आप कह रही है अभी उत्तर दीजिए अपना। अब आप बीच में मत बोलिएगा। आप कह रही है कि कोई उत्तर दीजिए, अरे खैरी आप कह रही है कि कोई, अरे चुप भी तो रहिएगा, सुनिए। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहेंगे, समय का अभाव है, आप दोनों को ही रोकना चाहेंगे। बताइए, नहीं आप मुझे ये बताइए, 50 साल से भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आप दोनों को रोकेंगे। जवाब भी तो सुनेंगे, जवाब सुनने की आदत तो डालिए। आप बोले चली जा रही हैं। अरे भाई जल्दी से जवाब दीजिए, और भी मेहमान हमारे कार्यक्रम में हैं, कम शब्दों में जल्दी से जवाब दीजिए। हम चाहेंगे दोनों लोगों को ऑडियो जो है वो बंद किया जाए, चर्चा को दूसरी ओर ले जा रहे हैं। चुप रहेंगी तब तो कोई बोलेगा। हमने सहयोगी से चाहेंगे दोनों का ही ऑडियो जो है वो बंद कर दे, ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। वक्त का अभाव है, सीधे प्रमोद जी के पास आएंगे। प्रमोद जी, जो हम बात कर रहे थे, जो हारे हुए मंत्री हैं, चुनाव से पहले की अगर बात करें, जब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कशमकश का दौर था और कई सारे लोगों को नई जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही थी, वहां पर योगी आदित्यनाथ की भूमिका काफी
अहम हो गई थी। उनका चेहरा हटाने की बात भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ा, उनको चेहरे के तौर पर नियुक्त किया गया। जो कैबिनेट का गठन होगा, क्या ये माने कि जो उत्तराखंड में दिखा है वहां पे जो कैबिनेट का गठन हुआ है वो मुझे नहीं लगता पुष्कर सिंह धामी के कहने पर हुआ होगा। तो यहां पर भी वो स्थिति रहेगी, यहां पर अलग रहेगी। प्रमोद जी। तो चौहान साहब, मैंने आपसे ये बात पहले कही कि ऐसा नहीं है कि योगी जी के कहने से ही मंत्रिमंडल बनेगा या मोदी जी के या शाह साहब के कहने से ही बनेगा। ये कैडर बेस्ड पार्टी है। ये बात मैंने पहले भी कहा कि वहां पर सभी लोगों के साथ बैठ के विमर्श के बाद एक चीज निकलती है। वहां एक कोई भी अकेला व्यक्ति निर्णय लेने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। वहां एक क्रम बना हुआ है और उस सारी चीजों से होता है। जहां तक आपने कहा कि योगी जी के नाम पर कभी भी ये चर्चा नहीं थी। ये चुनाव से पहले तो ये चर्चाएं जरूर होती रही कि सरकार आएगी भी तो योगी जी शायद मुख्यमंत्री ना रहें, लेकिन जिस प्रचंड जीत उनने हासिल की है और जो स्पष्ट बहुमत से कहीं ज्यादा आगे वो सीटें जीत के लेके आए हैं, तो इसलिए उसके बाद ये चर्चा भी बंद हो गई थी कि योगी जी के अलावा भी कोई नाम पर विमर्श या चर्चा हो सकती है। तो ये तो कहीं भी इस प्रकार की नहीं रही चौहान साहब। दूसरी बात जो है कि मंत्रिमंडल उत्तराखंड के तर्ज पर होगा, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के तर्ज पर नहीं होगा। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य को के लिए बात आप ये कह सकते हैं कि उनको लिया जाएगा, जिसका कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस बार उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल जो बनेगा, जो जैसी चर्चाएं हैं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ या पार्टी का कोई अंदर पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जो चीजें निकल के आ रही कि इसमें युवाओं को महत्व ज्यादा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जिस ढंग का संकेत दिया है कि जो आने वाले 20 वर्षों तक राजनीति कर सके, ऐसे लोगों को आगे लाने की जरूरत है। तो उनकी उस बात का महत्व होगा। तो इसमें युवाओं को, नए चेहरों को महत्व दिया जाएगा। निश्चित रूप से जो और पुराने लोगों का भी एक समन्वय रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे नए रख दिए जाएंगे। जातिगत समीकरणों का भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत समीकरणों पर टिकी रहती है। बिल्कुल सर। तो इसलिए जातिगत समीकरण जो है उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। 2024 भी पास में है। वीरेंद्र जी के पास आएंगे। वीरेंद्र जी, जैसा कि अभी प्रमोद जी ने कहा कि जातिगत समीकरण का ध्यान रखा जाएगा, युवाओं को मौका देने की भी बात कही है। जो हारे हुए लोग हैं, अगर उनमें से कुछ लोगों को मौका मिलता है और बाकी जो लोग हैं उनको बाद में मौका दिया जा सकता है। अगर विधान परिषद की बात करूं मैं, अभी नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं उस पर भी फैसला होना है, उस पर भी चुनाव होना है। देखिए, पार्टी क्या फैसला करती है ये बात तो आपको बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि उनको 2022 के विधानसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं मिली, अपेक्षा के अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं थी। पिछड़े वर्ग के कुछ जातियों का वोट बीजेपी से छटका है और इस समय सबसे बड़ी चुनौती है 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी। तो मेरा ख्याल है किसी भी दल का नेतृत्व चुनाव की चुनौती को देखते हुए जो भी उचित समझेगा वो निर्णय करेगा। और जहां तक मेरी जानकारी है कि इस बार ये प्रयास होगा कि मंत्रिमंडल में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जिसकी आयु 65 वर्ष से ज्यादा होगी। बिल्कुल सर, समय का अभाव है। लास्ट रिएक्शन ले लेंगे। पीएन द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं जी। बाकी तो आपको बीजेपी के जी सर, जी बिल्कुल। पीएन द्विवेदी जी के पास आएंगे, लास्ट रिएक्शन लेंगे। पीएन द्विवेदी जी, कई सारे ऐसे जिले हैं, कई सारे ऐसे जिले जहां समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, वो सिरदर्दी है बीजेपी के लिए। तो ये भी देख सकते हैं उसके आसपास के जो नेता हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है ताकि 2024 में जीत जो है वो काफी हद तक और आसान हो जाए। अरे उनको जनादेश मिला है। पीएन द्विवेदी जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? उससे जनता को क्या मतलब? शशि प्रताप जी आपके पास आएंगे। पीएन द्विवेदी, सवाल ये है, वक्त का अभाव है। जो कई सारे जिले अगर बात करें, आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर हो गया, मऊ, अम्बेडकर नगर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी में प्रचंड जीत की, क्लीन स्वीप किया है। तो उसके आसपास के ऐसे नेताओं को ढूंढना होगा बीजेपी को, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए ताकि 2024 में वो नुकसान ना हो।
बिल्कुल सही कह रहे हैं शैलेंद्र जी। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़, कौशाम्बी जैसे कुछ जिलों में क्लीन स्वीप किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कई जिलों में क्लीन स्वीप किया है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और ये सदैव चुनावी मोड में रहा करती है और 2024 का चुनाव नजदीक है, इसलिए वो हारे हुए सीटों पर और हारे हुए क्षेत्रों में, जिलों में वो विशेष ध्यान देगी, ऐसा पार्टी का मानना भी है और पार्टी करती भी रही है, पहले भी ऐसा करती है जैसा कि पता चलता है। तो इससे ये उम्मीद लगती है कि जो ये आजमगढ़ या कौशाम्बी और इस तरह के जो जिले हैं जहां पर सपा ने बढ़त बढ़ाई है, वहां के लोगों को, वहां के वरिष्ठ नेताओं को या तो सरकार में अगर नहीं लेंगे तो निगम है, कारपोरेशन है, तमाम और पद हैं उसमें दिए जा सकते हैं बाद में सरकार बनने के बाद, अथवा पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण पद दे करके उनको समायोजित किया जा सकता है। नॉमिनेटेड अभी एमएलसीज भी हैं, उनमें भी कुछ सीटें उनमें भी समायोजित किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाएगी, किसको दी जाएगी ये सवाल है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। और हम आज का मुद्दा में बात कर रहे थे, जो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है उसका रिफ्लेक्शन क्या उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट गठन होगा उसमें नजर आएगा, और जो हारे हुए मंत्री हैं उनको कहां कहां जिम्मेदारी देती है बीजेपी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए